इन द अल्फा डिके प्रोसेस अकरिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई एट रेस्ट। ठीक है, अल्फा डिके हो रही है, तो ये मान लिया ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई था और इसमें अल्फा डिके हो गया, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई इस डायरेक्शन में रिकॉइल कर जाएगा और अल्फा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अल्फा पार्टिकल, ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये था आपका पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब जैसा है कि बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर गया, एक बड़ा हिस्सा और एक छोटा हिस्सा। छोटा हिस्सा एक डायरेक्शन में चला गया, बड़ा हिस्सा दूसरी डायरेक्शन में चला गया। ठीक, अगर पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट में था, कह ही रहे हैं, और वो डिके कर गया, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो छोटे वाले हिस्से की ज़्यादा होगी। ठीक है, मोमेंटम दोनों का बराबर होगा। अगर इसका मोमेंटम p है तो इसका भी मोमेंटम p होगा मैग्नीट्यूड वाइज, एक का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक का नेगेटिव डायरेक्शन में। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। तो मोमेंटम दोनों का अगर सेम है तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी किससे? रिमेनिंग न्यूक्लियाई से, रिमेनिंग डॉटर न्यूक्लियाई से। तो जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन बनेंगे आपके। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। गलत, ये आंसर नहीं बनेगा। बी पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बिल्कुल सही है। बी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियाई आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सही है। जो मैग्नीट्यूड है वो भी जो होगा वो बराबर होगा दोनों का। द डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन द स्टेबल स्टेट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या पता ये डॉटर न्यूक्लियाई हो, इसका कोई फर्दर डिके हो, बीटा डिके हो या कोई और डिके हो इसका, तो ये स्टेबल हो तो ऐसा जरूरी नहीं। अब बात फंस गई यहाँ पे बी और सी में, दो आंसर सही लग रहे हैं। तो बी आंसर सिर्फ तभी सही हो सकता है जब डॉटर न्यूक्लियाई हैवी हो अल्फा पार्टिकल से, तभी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और डॉटर न्यूक्लियाई की कम होगी। लेकिन अगर मान लिया डॉटर न्यूक्लियाई मान लिया अल्फा पार्टिकल से अगर हल्का हो गया, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो अल्फा पार्टिकल से क्या हो गया? हल्का हो गया, तो फिर डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई बहुत ही हैवी न्यूक्लियस रहा होगा, कोई यूरेनियम टाइप का, ठीक है, और उसमें डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो भी काफ़ी हैवी होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डॉटर न्यूक्लियाई काफ़ी लाइट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तब डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो बी और सी में अगर हमें चूज़ करना पड़ेगा तो हम किसके साथ जाएंगे? हम सी के साथ जाएंगे, सी पार्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फिशन ऑफ वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235। एक यूरेनियम टूटने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होती है। और आपके को एक पावर न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है और वो 1000 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो कितने यूरेनियम हमें तोड़ने पड़ेंगे पर सेकेंड? तो एक यूरेनियम को तोड़ने में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतने जूल एनर्जी लिबरेट होती है एक यूरेनियम से। ठीक, तो और एक सेकंड में एनर्जी जनरेट कितनी करनी है? तो एक सेकंड में जो एनर्जी जनरेट करनी है वो है 10,000 किलोवाट, यानी 1000 किलोवाट। किलोवाट का मतलब 10⁻³ जूल पर सेकंड। इतने जूल एनर्जी एक सेकंड में कन्वर्ट करनी है और एक यूरेनियम से इतनी एनर्जी आती है। तो कितने नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई डिके हो रहे होंगे पर सेकंड? तो हमें चाहिए इतनी एनर्जी, और एक से मिलती है जितनी एनर्जी उससे डिवाइड कर देंगे, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई जो हैं वो डिके करेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व कर लेना, आपको एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट्स अगर आप देखना चाहो तो ये 10⁻⁻19 है, 10⁻⁶ है, तो 10⁻⁻13 बचा, और -13 जब ऊपर पहुंचेगा तो +13 हो जाएगा, और +13 का मतलब 10⁻16, तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। बाकी इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो आपका आंसर आया 5/1.6 इंटू 10⁻16 यूरेनियम के न्यूक्लियाई ब्रेक करने पड़ेंगे पर सेकेंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। n atoms of a radioactive elements emit n alpha particles per second। the half life of the element कितनी होगी? ठीक, अगर n atoms हैं तो उनमें से n alpha particle निकल रहे हैं पर सेकेंड। इसका मतलब ये रेट ऑफ डिके होगा, क्योंकि अगर n alpha particle निकल रहे हैं, स्मॉल n alpha particle निकल रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ब्रेक हो गए होंगे कैपिटल n में से। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिके होता है जिसको हम -dn/dt कहते हैं, वो आपका होता है लैम्डा n के बराबर। ठीक,
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n है और रेट ऑफ डिके जो है वो स्मॉल n है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कैपिटल N, क्योंकि अगर एक सेकंड में स्मॉल n अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, इसका मतलब एक सेकंड में स्मॉल n नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके हो गए होंगे, और पर सेकंड जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके होते हैं उसी का नाम रेट ऑफ डिके होता है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ से आप लैम्डा फाइंड कर लोगे, लैम्डा आ जाएगा स्मॉल n बाई कैपिटल N। और अगर आपको लैम्डा मिल गया तो हाफ लाइफ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हाफ लाइफ होता है ln2 बाई लैम्डा, ln2 होता है 0.693 बाई लैम्डा, लैम्डा स्मॉल n बाई कैपिटल N, स्मॉल n बाई कैपिटल N। सो योर आंसर इज सी पार्ट। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना एसोसिएटेड विद, रेडियो एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स का कोई कनेक्शन नहीं है उसमें, ठीक है। डिके ऑफ न्यूक्लियस ए पार्ट, रेडियो एक्टिविटी का रेडियो वेव से कोई कनेक्शन नहीं है, रेडिएशन निकलता है वहाँ पे, गामा रेज भी कई बार निकलती हैं बट रेडियो वेव्स नहीं निकलती हैं। 5 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन ए रिएक्टर, द एनर्जी रिलीज, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब मैं पूरा इक्वल टू mc² लगा देता हूँ, ठीक है। अब कैसे हुआ होगा वो उसकी हमें हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है, लेकिन ठीक है अब वो कह रहे हैं तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। 5 ग्राम का मतलब 5 × 10⁻³ kg, और c² जो होता है वो होता है 9 × 10⁻16, तो ये हो जाएगा 945 × 10⁻13 जूल, इतनी एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। कैसे हुआ होगा वो हमारा हेडेक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड न्यूक्लियर फ्यूल, तो यूरेनियम 235 जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल होता है, ठीक है, और उसमें हम एक प्रोटॉन मार के यूरेनियम 236 बना लेते हैं उसको, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना इसको, मेरे हिसाब से आंसर शायद ये डी पार्ट जाएगा। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस वी हैव कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली, मोमेंटम ओनली, एनर्जी ओनली, एनर्जी मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, इसका कंजर्वेशन होगा। या अगर इनको अलग अलग समझ में चाहो तो ऐसे समझो, मास और एनर्जी का मिला के एक तरफ कंजर्वेशन होगा और मोमेंटम का एक तरफ होगा, मास का अकेले और एनर्जी का अकेले नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डी ऑप्शन का मतलब ये है कि मास का अलग, एनर्जी का अलग, मोमेंटम का अलग, तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा। डी ऑप्शन, मेरा कहने का मतलब ये है कि मास प्लस एनर्जी ये दोनों मिलके कंजर्व होंगी और मोमेंटम अपना अलग कंजर्व होगा, ठीक है। एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं और होते ही हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, ठीक है। तो या तो आंसर बी पार्ट जाएगा। अगर डी ऑप्शन का मतलब ये है कि इंडिविजुअली मास, इंडिविजुअल एनर्जी और इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व है, तो आंसर जाएगा बी पार्ट। और अगर इसका मतलब ये है कि मास और एनर्जी एक साथ और मोमेंटम अलग, ये कंजर्व है, तो आंसर जाएगा डी पार्ट। तो आप अपने हिसाब से सोच लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन ए रेडियो एक्टिव डिके न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है, ठीक है। कुछ बना लेते हैं, मान लिया एक्स जेड ए है और इसमें से पॉजिट्रॉन एमिट करना है, पॉजिट्रॉन होता है +1 β 0, ये पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है, तो इसका मतलब जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसमें जेड में एक कमी आ जाएगी, ए सेम रहेगा, ठीक है। तो मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, जेड जो है वो एक कम हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, तो न्यूट्रॉन होंगे A - Z और प्रोटॉन होंगे Z, ये बनेगा। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, तो न्यूट्रॉन इसमें होंगे A - Z - 1, तो ये +1 बन जाएगा अपॉन Z - 1। अब जरा गौर से देखो, न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये रेशियो बढ़ गया होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए। बीटा प्लस डिके में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर 1 से बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स का नंबर 1 से कम हो जाता है, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सी पार्ट, एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235, याद रखना 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, एक यूरेनियम 235 टूटने से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। द एनर्जी इक्वलेंट टू 1 kg ऑफ मैटर, 1 kg मैटर्स को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो E = mc², m कितना है 1 kg और c² 9 × 10⁻16, तो लगभग 10⁻17, लगभग 10⁻17 जूल, अबाउट 10⁻17 जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। 9 है तो 9 को 10 मान सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है मीन लाइफ,
इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, एक्स पूछ रहे हैं एक्स क्या होगा। तो जरा देखो मास नंबर जरा हम कंजर्व, पहले एटॉमिक नंबर कंजर्व कराते हैं। तो ये 2 है, ये 7 है, तो 2 और 7 9 हो गया, और यहाँ पे ये 1 है, तो इसका मतलब Z तो हो जाएगा 8, Z हो जाएगा 8, तो इसका मतलब ऑक्सीजन हो गया वो। जरा ऊपर देखते हैं, ऊपर 14 और 4 होता है 18, 18 में से यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 17, तो ए हो गया आपका 17। तो ये जो होगा 8 ऑक्सीजन 17 होगा, ऑक्सीजन का आइसोटोप होगा, बट ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन ऑफ मास नंबर 17, एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन है तो 8 ही है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स का क्या काम होता है। तो वो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्व करती हैं, स्लो नहीं करती हैं, वो न्यूट्रॉन्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज, फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे इसलिए है क्योंकि जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, अब दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं पॉजिटिव होंगे तो कूलम्बिक रिपल्शन होगा। कूलम्बिक रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो वो फ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज कूलम्बिक रिपल्शन को फ्यूज ही नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम कूलम्बिक रिपल्शन एट हाई टेम्परेचर्स। Enriched uranium is better as a fuel for a nuclear reactor because it has a greater proportion of uranium 235। ठीक है, enriched uranium में जो यूरेनियम हम यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होगा। अब यूरेनियम 238 जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम नहीं कर पाता, यूरेनियम 235 काम कर पाता है। तो यूरेनियम 235 के कंसंट्रेशन का इंक्रीमेंट ही जो होता है उसी को कहते हैं एनरिचमेंट। तो 235 को हम का एनरिचमेंट मतलब उसका प्रोपोर्शन जो है हम बढ़ाएंगे। द एक्टिविटी ऑफ ए सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्रॉप्स टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 30 सेकेंड। अब एक्टिविटी अगर 1/64 हो जा रही है, इसका मतलब नंबर भी 1/64 हो गया होगा, क्योंकि एक्टिविटी नंबर की प्रोपोर्शनल होती है। तो कितनी हाफ लाइफ निकल जाएंगी इसमें, तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 6 हाफ लाइफ निकल जाएंगी। तो 6 हाफ लाइफ जो हैं वो 30 सेकेंड में निकली, तो एक हाफ लाइफ जो है वो 5 सेकेंड की होगी। सी पार्ट। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स। फ्यूजन में क्या, 2 लाइट न्यूक्लियाई होंगे, वो फ्यूज करके रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक, 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव ए हैवियर न्यूक्लियस एंड पॉसिबली अदर प्रोडक्ट। कुछ और प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। फ्यूजन हो रहा है, लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज करके रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन रिएक्शन। ठीक, तो इसमें ये वाली रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन नहीं है। गौर से देखो, इसमें कार्बन और प्रोटॉन फ्यूज करके कार्बन 14 बना रहे हैं, कार्बन और प्रोटॉन फ्यूज करके नाइट्रोजन बना रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन और प्रोटॉन फ्यूज करके ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसमें यूरेनियम में न्यूट्रॉन मारा है तो ये डिके कर गया, ये टूट गया, और 2 न्यूट्रॉन भी निकले हैं, गामा रेडिएशन की काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं। तो ये जो है ये फिशन है, बहुत हैवी न्यूक्लियाई अगर 2 रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियर में ब्रेक होता है तो ये फिशन होगा, फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्यूजन, पहले 3 फ्यूजन है, चौथा वाला फिशन है। द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन फ्रॉम गामा रेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गामा रे अगर है और वो किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से निकलती है तो इस बात की सर्टेन पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो कि गामा रे एक इलेक्ट्रॉन -1 E0 और एक पॉजिट्रॉन +1 E0 पेयर में कन्वर्ट हो जाए। और उसके लिए इस गामा रे की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रे होनी चाहिए, उससे कम में ये पेयर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का फॉर्मेशन है फ्रॉम द गामा रेज।